हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 25 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 3 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है लक्षद्वीप के जो कोरल्स हैं उनमें 50% डिक्लाइन हुआ है पिछले 24 सालों में ड्यू टू मैरीन हीट वेव्स। ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से, सबसे पहली बात कोरल रीफ्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका कनेक्शन अंडमान निकोबार का जो प्रोजेक्ट है उससे कैसे इम्पैक्ट होगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे कोरल ब्लीचिंग होती है, क्या होती है कोरल ब्लीचिंग। फिर आपको टाइप्स ऑफ कोरल समझाऊंगा, कौन कौन से एनिमल और स्पीशीज़ इसमें आ करके रिसाइड करते हैं, किस तरीके से ये सी का फॉरेस्ट कहा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगा। और उसी आर्टिकल से कनेक्ट करके मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो GS1 2019 में आया था। एसेस द इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कोरल लाइफ सिस्टम पे क्या होता है विद एग्जाम्पल। राइट, एक देखिए क्वेश्चन पूछा है विद एग्जाम्पल, तो जो लक्षद्वीप कोरल है ये एक एग्जाम्पल के तरीके से काम करेगा जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और एग्जाम्पल हमेशा करंट का होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल आप बहुत पास्ट का लेके जाएंगे। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है भोपाल गैस ट्रेजिडी के जो विक्टिम्स हैं वो किस तरीके से रीक्लासिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं। मतलब उनको दिक्कत एक्स हुई है लेकिन उनको वाई दिक्कत का कंपनसेशन मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा भोपाल गैस ट्रेजिडी क्या थी, कैसे हुई, जो भी चीज़ें थी उसमें किस तरीके से एक बार में होते ही 3,000 लोग की मौत हो गई थी। फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा इससे कनेक्टेड जो सप्लीमेंट्री और प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं, किससे, क्लासिफिकेशन से कनेक्टेड। जिस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स जैसे होता है ना, जो फार्मर्स की डेथ होती है कैसे उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल पाता क्योंकि वो किसी दूसरी कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिए जाते हैं। फिर आपको कल मैंने मैनुअल स्कैवेंजिंग का आर्टिकल समझाया था, मैं कनेक्ट करूँगा कैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स को अभी भी एक इनफॉर्मल और एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कहा जाता है, जिस वजह से उनको प्रॉपर एक तरीके से पॉलिसी या फिर उनको स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल पाता। फिर आपको जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना होने की वजह से उनको प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। इन शॉर्ट जो ब्यूरोक्रेटिक गैप्स हैं मैं उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो चीज़ का यूज़ करके आप सोल्यूशन दे सकते हैं कभी भी इससे कनेक्टेड कोई सवाल आएगा तो। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, आपको मैंने ये चीज़ पहले भी समझा दी थी, एक आर्टिकल मैंने लिया था जहाँ पे मैं आपको समझाया था कि बिहार इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं, जितनी भी वोटिंग लिस्ट है उसको रिवाइज किया जा रहा है। 2003 की लास्ट जो लिस्ट थी उसको रिवाइज करके अब नया अपडेट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने आधार कार्ड वोटर मना कर दिया था बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसिडर करो। फिर आगे चल के इस बार रिसेंट अपडेट ये आया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग बिहार के हैं वो अपनी सिटीजनशिप को वेरीफाई करें कि आप सिटीजन हो इंडिया के। तो इसको लेकर के जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप थे या फिर डिफरेंट एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को बोला कि भैया जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको अपना ये सिटीजनशिप टेस्ट क्यों कराना है, मतलब क्या भारत के हो या नहीं हो। तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखी है, क्या एफिडेविट में डाला है वो मैं चीज़ें समझाऊंगा। ये जीएस पेपर 2 के लिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट है आपसे टॉपिक। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात कर रहा है लक्षद्वीप में जो कोरल्स हैं उसमें 50% डिक्लाइन आया है। 24 ईयर ओल्ड, जितने 24 साल पुराने जो बोलते हैं ना कोरल रीफ्स हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग की गई लक्षद्वीप आर्चिपेलागो में, तो वहाँ रिवील हुआ कि उनका जो ये रीफ्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैरीन हीट वेव्स कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज एक कारण बताया जा रहा है। राइट, चलिए अब मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में समझाता हूँ कोरल रीफ्स होते क्या हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि एक, जैसे हम एक्स होता है, ठीक है, या मैं अभी अपने आप को बहुत ही एकदम लेमन टर्म में समझाता हूँ। मान लो मैं एक कोरल हूँ, मैं एक स्पीशीज़ हूँ, ठीक है, मैंने आसपास में रह रहा हूँ, यहाँ एक लेट से गांव में रह रहा हूँ, वहाँ पे मैंने मिट्टी सामने मुझे दिखी, मिट्टी का यूज़ करके मैंने कुछ ना कुछ बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि मुझे कुछ मिट्टी से मिल रहा होगा। राइट, इन द सेम वे आपने क्या समझा, एक एनिमल है, राइट, तो उस एनिमल का नाम समझिए कोरल पॉलिप्स नाम है उसका। ठीक है, कोरल पॉलिप्स नाम है। अब ये करता क्या है, ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं ये सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनका यूज़ करके एक हार्ड शेल बना देते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कोरल, बोलते हैं ना कोरल रीफ्स कुछ और नहीं है, जो हार्ड स्केलेटन होते हैं, समझ लो हड्डियां हैं, कुछ और नहीं है। आप नोटिस करते हैं ना कभी भी इस तरीके से दिखता है ये सब क्या है पता है, ये सारे जो कोरल पॉलिप्स होते हैं उन्होंने बनाया हुआ होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्यों? अपने रहने के लिए घर बनाते हैं लोग। कौन बनाते हैं? कोरल पॉलिप्स। अब इसी के अंदर एक और एनिमल आता है जिसे हम लोग कहते हैं जूप। जू प्लैंकटन होता है, जैसे लिखा है ना
ज़ुकसैंथली कहते हैं उसको, एल्गे होता है एक टाइप का, ये आता है, ये भी यहाँ पे रहना शुरू हो जाता है और फिर एक रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, जहाँ पे ये जो दूसरा एनिमल, मान लो एक एनिमल एक्स है, इस एक्स एनिमल ने ये हार्ड शेल बनाए हैं। कैसे बनाए वो आपको बताया, जो समुद्र के पानी में कैल्शियम आयंस होते हैं उनका यूज़ करके इसने बना दिया। अब यहाँ पे ये ज़ुकसैंथले जो आपको बताया वाई एनिमल, ये आएगा, ये आकर के यहाँ पे रहना शुरू होगा। तो अब सोचो भैया ये तो एक्स के घर में आ गया, लेकिन एक्स मना क्यों नहीं करता? रीज़न ये होता है क्योंकि वाई के पास बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस अच्छे से करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस अच्छे करते हैं तो एक्स को फूड मिलता है इससे वजह से। अब फूड मिलता है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाते हैं यहाँ पे। कलर क्यों आते हैं? कलर आते हैं इस, बोलते हैं ना, ये जो ज़ुकसैंथली एल्गे होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये रहते क्यों हैं यहाँ पे, कहाँ पे? कोरल पॉलिप्स में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको भी फूड मिल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से समझिए कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाती है इसके बीच में। यही होता है कोरल रीफ्स। और ये जब बड़े बड़े फॉर्मेशन बन जाते हैं, लंबे लंबे से, बोलते हैं ना ग्रेट बैरियर रीफ, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जब इतना सारा फॉर्मेशन होता है तब वो एक तरीके से पूरा आइलैंड ही बन जाता है उस चीज़ को लेकर के। अब पॉइंट आता है कि वो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, जब बहुत एक्सेसिव क्लाइमेट चेंज होता है, हीट ज़्यादा होती है, तो ये जो ज़ुकसैंथले मैंने आपको बताया, ये धीरे धीरे क्या होता है, ब्लीच आउट हो जाता है। जब ब्लीच आउट होता है तो कलरिंग क्या होती है, वो डिसकलरिंग हो जाती है, कलर उसके पूरी तरीके से नल एंड वॉइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूख जाता है। तो एनर्जी नहीं मिलती है। जब एनर्जी नहीं मिलेगी किसको, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं एनिमल्स, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो भी क्या हो जाते हैं, डाई, मर जाते हैं वो। अब सोचो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ जो ये कोरल रीफ्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी फिशेस आती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मैरीन इकोसिस्टम होता है अपने आप में। तो अगर ये इम्पैक्ट होगा तो पूरी की पूरी फिशिंग जो है ये इम्पैक्ट होगी, वो इम्पैक्ट होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो डिपेंडेंस है एक्वाकल्चर पे वो भी पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये न्यूज़ जो है वो लक्षद्वीप के रेफरेंस में है कि कैसे 50% रिडक्शन आया है। उसके पीछे रीज़न क्या बताया गया, मैरीन हीट वेव्स कहा गया है। ठीक, एक बार इसको पढ़िएगा। मैंने आपको कोरल कवर बता दिया, 37.27 1998 में रिड्यूस हुआ था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते अब ये 50% 24 ईयर्स में हो चुका है। कॉजेज भी आपको बताया, मैरीन हीट वेव्स एक कॉज कहा जा रहा है। फिर उसके बाद आपको कहा गया कि एक आप एंसो और एल नीनो का आप सुनते होगे। अब एंसो एल नीनो क्या होता है, आपको एक चीज़ बताई थी। यहाँ पे क्या होता है कि जब ओशियन गर्म और ठंडा होता है, बस यही एल नीनो, अक्सर सुनते हो कि सर ये एल नीनो बड़ा अजीब सा टर्म है, एंसो बड़ा अजीब सा टर्म है। कुछ अजीब सा नहीं है, बस आप सिर्फ एक चीज़ पता करें। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, सिर्फ एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा। अब आपको पता करना है एल नीनो गर्म कर रहा है या एल नीनो ठंडा कर रहा है, या एंसो क्या है। फिर बस इतने से ही आपको, आपने देखो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किस तरीके से आप उस टॉपिक को अपने दिमाग में बैठा पा रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी भाषा में समझा लो। ठीक है, टॉपिक ब्रॉड है बट मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझा दिया, राइट। अब ये जो इसके रिकवरी ट्रेंड्स हैं, ये इस आर्टिकल के रेफरेंस से बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए हैं। और जो कोरल मोर्टेलिटी है, कोरल मोर्टेलिटी, जो कोरल पॉलिप्स, जो एनिमल हैं, मतलब जिन्होंने बनाया ये कोरल रीफ्स, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, अगेन हीट वेव्स ज़्यादा होती है तो जो वाई एनिमल है जो आके रह रहा है, जो फूड देता है एक्स को, एक्स मतलब क्या है, कोरल पॉलिप्स, वाई मतलब क्या है, ज़ुकसैंथली जो है। ठीक है, तो इन ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से जब यही नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो इसको फूड नहीं मिलेगा, तो अपने आप उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। अब इसका लोकल एनवायरमेंटल अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। वेव एक्सपोजर होता है, डेप्थ, लोकल कंडीशंस, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं किसको, कोरल रिस्पॉन्स में। अगर एक स्टडी जो पब्लिश हुई डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कहीं ना कहीं ये एक चीज़ रखी गई है कि क्या क्या वल्नरेबल कॉसेज हैं, किस तरीके से रिकवरी की जा सकती है, एक प्रॉपर टारगेटेड रीफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज भी लाई गई है। अब इससे कहीं ना कहीं देखो होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये जो पूरी न्यूज़ है इसका क्या पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक बहुत ही लॉन्ग रनिंग रीफ स्टडी है इंडियन ओशन में, और ये इंडिया के लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इंडिया ने, आपने नोटिस किया होगा कि मालदीव का जब इशू चल रहा था, करेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर उधर मालदीव के विजिट पे जब होंगे तो वहाँ पे मेन टारगेट यही होगा कि हम किस तरीके से टूरिज़्म को अच्छे से इंटरैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़े दिन पहले
जब मालदीव के साथ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे हमने डाइवर्सिफाई किया था। हमने कहा था कि भाई मालदीव मत जाओ, कहाँ पे आओ, लक्षद्वीप पे आओ। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या लक्षद्वीप पे अगर माइग्रेशन हो जाएगा टूरिज्म का तो क्या ये इम्पैक्ट नहीं करेगा यहाँ पे? क्योंकि कोरल रीफ्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ना केवल एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है नेचर का, बल्कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टूरिज्म भी होता है। आपने सुना होगा अंडमान में कितना है, मालदीव्स में। तो ये सब सारी चीज़ क्या शो करती हैं? ये सब शो करती हैं कि जो इसका डिक्लाइन है तो एनवायरनमेंट का एक बोलते हैं ना सस्टेनेबल फॉर्म में टूरिज्म सेक्टर होना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा सस्टेनेबल फॉर्म में, आपके दिमाग में आना चाहिए केरला में जो सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की जाती है क्या कहा गया। तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी हैं उनको अच्छा खासा स्टेक होल्डर बनाया जाएगा, जिससे वो लोग लोकल टूरिज्म के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। जो टूरिस्ट आते हैं उनको बताया जा सके, एक प्रॉपर टूरिस्ट का फुटफॉल डिसाइड, ये सब केरला ने स्टार्ट किया है कि भाई साहब एक बार में इतने ही टूरिस्ट का फुटफॉल हो सकता है, जिससे प्रॉपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक, क्योंकि ऐसा तो टूरिस्ट प्लेस मान लो 100 किलोमीटर एरिया में है, 100 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वहाँ पे उसकी एक मैक्सिमम वो होगा ना, उसकी लिमिट होगी कितना वो होल्ड कर पा रहे हैं। और 100 किलोमीटर के एरिया में 1000, 2-2 हज़ार, 3-3, 10-10 हज़ार लोग आएंगे तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा एरिया, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जब मैंने कहा होल्ड नहीं कर पाएगा तो उसी से कनेक्टेड आपके दिमाग में आर्टिकल आना चाहिए जो आपको रिसेंटली अर्थक्वेक के ऊपर समझाया था कि किस तरीके से जब डैम्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ज़मीन पे, जिसकी वजह से जो फॉल्ट लाइन होती है अर्थ, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। फिर मैंने आपको शैलो अर्थक्वेक समझाया था दिल्ली में, किस तरीके से जब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो जो आपकी क्रस्ट होती है और जो आपकी प्लेट्स होती हैं उसके बीच में दूरी कम हो जाती है, जिससे हल्का सा भी ट्रेमर आता है तो पूरी तरीके से सरफेस पे दिखता है। यही सेम चीज़ आप नोटिस करोगे दिल्ली में रिसेंटली कितने अर्थक्वेक के एग्जाम्पल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्रॉडर वे में इस चीज़ को समझना है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या कहा जा रहा है, जो लोकल रीफ के प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो और स्ट्रेंथन किए जाने चाहिए। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। जो क्लाइमेट रिजिलियंस है उसको और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना चाहिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम लोग सिर्फ एक जहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना, ओवरऑल फोकस होना चाहिए कि मतलब लक्षद्वीप पे फोकस करो, साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है अंडमान निकोबार पे भी। अभी निकोबार का एक 72,000 करोड़ का एक जो प्रोजेक्ट है सैंक्शन हुआ है, उसमें आप नोटिस करिए बहुत ही बड़ा एक पोर्ट्स बनेंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनेंगे। तो किस तरीके से वो इन्वर्सली इम्पैक्ट करेगा। और वो जो एरिया में बन रहा है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी एरिया में 2004 में 9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था। तो उसके ऊपर प्रॉपर स्टडीज़ हुई IIT कानपुर में, IIT दिल्ली में, कि क्या ऐसा टाइप का अर्थक्वेक दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता। तो अपनी अपनी सबने सजेशन दिया कि भाई साहब हम इस तरीके से ब्रॉड फॉर्म में नहीं बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, हमें उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा। डिटेल्ड फॉर्म में हमें ये पता करना होगा कि क्या वहाँ के जो स्पेसिफिक लैंड है, अगर ये इतनी बड़ी लैंड है उसके बारे में नहीं बता सकते यहाँ अर्थक्वेक आएगा यहाँ नहीं आएगा। हमें 1 by 1 एक हर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इंडिविजुअल स्टडीज़ करनी होगी। ये A प्रोजेक्ट है, ये B प्रोजेक्ट है, C है, तो पता लगाया जा सके कि किस प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये सिंपल सा मतलब था। ठीक है, चलिए अब कोरल रीफ के बेसिक फीचर्स ये मैंने आपको बता दिए। ये रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। 25% ऑफ ऑल मैरीन स्पीशीज़ कहीं ना कहीं ये लोग होल्ड करते हैं। तो आप सोच के चलिए अगर वहाँ पे जो मैंने आपको बताया ज़ूक्सैंथले जो एल्गे होते हैं, अगर ये ख़त्म होंगे तो कोरल ख़त्म होंगे, वो ख़त्म होंगे तो कहीं ना कहीं मैरीन स्पीशीज़ इम्पैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनको फूड कहाँ से मिलता है, इनको फूड के लिए कहीं ना कहीं तो वहीं जाएंगी ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बायोडाइवर्सिटी होगी। तो जब बायोडाइवर्सिटी में कोरल रीफ का इतना अहम रोल है तो इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही शैलो वार्म वाटर में पाए जाते हैं। अगर किसको, कोरल रीफ की बात कर रहे हैं, बिटवीन 30 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, कैरिबियन, तो ये कहीं ना कहीं क्या है नोटिस करिएगा, वार्म और शैलो वाटर में पाए जाते हैं। अगर 3 टाइप्स के रीफ देखा जाए, ये फ्रिंजिंग रीफ होते हैं, बैरियर रीफ होते हैं, और आपका एटॉल होता है। एटॉल का सिंपल सा मतलब ये है, मान लो समुद्र है, इसमें एक छोटा सा पहाड़ बन जाता है, तो उसी पे कहीं ना कहीं ये उसके इर्द गिर्द का जो एक लगून होता है, जो पानी होता है, वहाँ पे ये फॉर्म कर जाते हैं। कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, जो कोरल एनिमल होते हैं, वो कैल्शियम आयंस को कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, और उसी वजह से क्या हो जाता है,
एक प्रॉपर फॉर्म में कोरल रीफ बन जाता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, सेंसिटिव इकोसिस्टम में रहते हैं, कोरल ब्लीचिंग का शिकार, ओशियन एसिडिफिकेशन। आप सोच के देखिए आजकल रिवर में कितना एसिडिफिकेशन होता है। जैसे अगर आप गंगा रिवर की बात करें, अब गंगा रिवर में क्या है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा आप सोच के देखिए। वो इम्पैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं पीएच लेवल वाटर का चेंज होगा। जब पीएच लेवल वाटर का चेंज होगा तो क्या वही वाटर जब सी में जाएगा तो सी में एसिडिफिकेशन नहीं स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल जब एसिडिफिकेशन होगा तो वो इन्वर्सली इम्पैक्ट करेगा किसको, ये जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं। तो ये बेसिक मतलब था जो आपको समझना होगा। टेम्परेचर राइज पे इम्पैक्ट करता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यू होती है। कोस्टल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। किस तरीके से आपने नोटिस किया होगा जब बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, अगर कभी कोई बॉम्बे में रह रहा हो तो आपने नोटिस किया होगा मरीन बीच के आसपास ये लोग क्या करते हैं कि मतलब आई हैव सीन ओनली, आई हैव नेवर बीन ओवर देयर, तो ये जो बॉर्डर बनाते हैं यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे करके पत्थर रख देते हैं। कभी नोटिस किया क्यों रख देते हैं पत्थर? पत्थर इसलिए रख देते हैं कि जो वेव्स आती हैं, वेव्स की जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा किस पे आएगा, ज़मीन पे आएगा। तो यहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये तो एक तरीके से मैन मेड स्ट्रक्चर हो गया वेव की इंटेंसिटी को रोकने के लिए। लेकिन जब नेचुरल स्ट्रक्चर बनता है, नेचुरल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये जो कोरल रीफ्स कहीं ना कहीं ये कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? जब बड़ी हाई वेव्स आती हैं तो इसको रोक लेते हैं, ठीक है, जो बियर कर लेते हैं, उससे इनको खाना भी मिल जाता है, क्योंकि वेव्स के साथ फिश भी तो आती हैं, वो भी मिलता है, और कहीं ना कहीं टूरिज्म भी उससे बूस्ट होता है। तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल के इस पे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोस्टल लाइफ सिस्टम विद एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया, कोरल रीफ इकोसिस्टम बहुत ही डाइवर्स और प्रोडक्टिव मैरीन हैबिटेट होते हैं। कहाँ पे? अर्थ पे। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं राइजिंग सी टेम्परेचर के, जो ग्लोबल वार्मिंग से होता है। जो हेल्थ होती है कोरल्स की वो डिपेंड होती है सिम्बायोटिक रिलेशन पे। अगर एक कोरल को हेल्दी रहना है तो उसके लिए पहले ज़ूक्सैंथले का एल्गी जो आपका ज़ूक्सैंथले एल्गी होता है उसका हेल्दी रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इम्पैक्ट होगा तो ये भी इम्पैक्ट होगा। ये कैसे इम्पैक्ट होता है? जब गर्मी या हॉटनेस वार्मनेस बढ़ती है तो उससे क्या होता है, ये मरने लग जाते हैं, तो उससे इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट कोरल्स पे भी होगा। ये इसका इंट्रोडक्शन ऐसे करिए। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कैसे होता है कोरल लाइफ सिस्टम में। पहली बात, कोरल ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग मतलब साफ हो जाना। ठीक है, साफ क्या होगा? जब टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस भी नॉर्मल से बढ़ जाता है तो कोरल जो होते हैं वो अपने ज़ूक्सैंथली, मतलब क्या होता है, जो कोरल एक छोटे छोटे सी स्ट्रक्चर केव्स बनाए होते हैं, तो जब गर्मी बढ़ती है तो ये लोग इसको निकाल देते हैं, और निकालने से क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, और यही इनका मेजर फूड सोर्स है। तो क्या होगा, ये तो खत्म, तो ये भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे मास ब्लीचिंग हुई है इसके बीच में। और क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का? जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाता है। फिर देखा जाए ओशियन एसिडिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इम्पैक्ट पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ इकोसिस्टम पे, तो ओशियन इको एसिडिफिकेशन होगा, क्योंकि जब CO2 लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पीएच लेवल कम होगा, और जब पीएच कम होगा तो उससे क्या होगा, जो कोरल्स हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। वो बना किससे रहे, कैल्शियम जो आयंस हैं उसी से बना रहे, लेकिन जब CO2 लेवल बढ़ जाएगा तो पीएच कम होगा। जब पीएच कम होगा तो कहीं ना कहीं एसिडिफिकेशन होगा, तो उन्हें कैल्शियम नहीं मिलेगा। किसको? कोरल्स को। और जब कैल्शियम नहीं मिलेगा तो लोग बना ही नहीं पाएंगे स्केलेटन, और जब स्केलेटन बनाएंगे ही नहीं, अपना घर ही नहीं बनाएंगे, तो कहाँ से वो ज़ूक्सैंथले आएंगे, और जब ज़ूक्सैंथले ही नहीं आएंगे एल्गे, तो यहाँ पे खाना कहाँ से बनेगा। तो ये एक बोलते हैं ना डिपेंडेंट साइकिल है। इससे कोरल डिसीजेस बढ़ जाती हैं। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से कोरल डिसीजेस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई वो प्रमोट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, जिससे डिसीजेस के बहुत ज़्यादा इन्वर्स इम्पैक्ट होने लगता है इन कोरल्स पे। जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग से। कैसे इम्पैक्ट होती है वो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया। और सबसे बड़ी चीज़, जो फिशिंग इकोनॉमीज़ है वो बहुत इम्पैक्ट होगी, और जब वो इम्पैक्ट होगी तो जो कोस्टल लाइवलीहुड होता है वो भी इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाएगा। कोस्टल वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कोरल्स नहीं होंगे, हर जहाँ हम मैरीन ड्राइव जैसे तो नहीं आके पत्थर लगा सकते हैं, हर जहाँ तो नेचुरल बैरियर ही होगा, तो जो वो नेचुरल बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे यहाँ के आसपास के जो गाँव हैं, जो लाइवलीहुड है, साथ ही साथ टूरिज़्म है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाएगा।
आप सोच के देखिए, आप कभी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे पता लगे भाई फ्लड कभी भी आ सकता है या बहुत हाई वेव्स होती हैं और हाई वेव्स को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो आप नहीं जाओगे। टूरिज्म इन्वर्सली इम्पैक्ट होगा और उसी के साथ वहाँ की लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट होगी। तो इसका आप नॉर्मल कंक्लूजन दे सकते हो, एक बहुत ही थ्रेट लेके आते हैं और इसके लिए हमें एक प्रॉपर एक बोलते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा जिससे इसका प्रिजर्वेशन और यहाँ के प्रोटेक्शन अच्छे से किया जा सके, जिससे आपका कोरल रिस्टोरेशन हो सके प्रॉपरली। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर इससे कनेक्ट करके प्रोवाइड कर दिया। 2014 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? अंडमान, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन। तो अगेन सुंदरबन किस चीज़ के लिए फेमस है वो आपको पता करना होगा, वहाँ पे है क्या एग्जैक्टली आपने सुना होगा सुंदरी करके वहाँ पे, है ना। तो सुंदरबन में तो कोरल रीफ्स नहीं है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि हाँ बाकी सब में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। ऐसे समझिए जहाँ पे कैल्शियम अच्छे से होगा, कैल्शियम आयन पहली बात, साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर भी डिसाइड करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो आपका ये सुंदरबन का एरिया, यहाँ पे रिवर्स बहुत ड्रेन करते हैं और रिवर ड्रेन करने की वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है शैलो वाटर में ये कोरल रीफ्स का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा सीरीज़ में अच्छे से। अब देखिए 2018 का एक और सवाल आया था, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज से मैंने निकाल के डाला है आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, टेस्ट सीरीज कैसे है। इसमें क्या है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर। अगेन सोच के देखिए, वही मैंने आपको अभी बताया, कब आया था? 2018 में आया था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आया था 2014 में। तो देखिए आप नोटिस करिए मैंने आर्टिकल क्यों पिक किया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि आर्टिकल, देखिए छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन आपको रीज़न समझ में आ रहा होगा इतने छोटे आर्टिकल से मैंने कितने, आपका एक मेंस का क्वेश्चन, 2 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। एक आर्टिकल से मतलब सब कुछ तो नहीं मिल जाने वाला, बट स्टिल वी नीड टू सी अ ब्रॉडर पिक्चर। तो मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। ये भी ठीक है। कोरल रीफ्स दैट होस्ट फार मोर एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको एक लाइन बोला था कि जो कोरल रीफ्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा एनिमल फाइला को होस्ट करते हैं, तो वो सही है, राइट। तो इसमें क्या है, तीनों इसका सही है। अब इसका एक पॉइंट समझिए, ठीक है, इसके लिए तीनों सही हैं। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़िएगा, ये मैंने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे है। सिर्फ एक बार पढ़ लो, आप मुझे बताइएगा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। स्टेटमेंट 1 राइट है, क्यों राइट है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेटमेंट 2 भी राइट है, वो क्यों राइट है, आप 1 मिनट का पॉज लो और इसे एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों राइट है। थर्ड पढ़िए, थर्ड ये स्टेटमेंट लिखा है, फिर थर्ड राइट क्यों है वो, क्योंकि मेन अगर हम सिर्फ समझ लेंगे राइट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर राइट है क्यों, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर एक होता है ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है, क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है, क्योंकि आपका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज है वो कितनी है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं वो भी आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये सोर्स कहाँ से पूछा गया, तो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, मैरीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। एनसीईआरटी में क्लास 12th की जो बायो है, फिर यहाँ से एक ब्रॉड फॉर्म में जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ से ये चीज़ उठी है। इसके बाद रिलेटेड टॉपिक टू स्टडी कौन कौन से हैं, वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। आई होप आपको ये बेसिक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर प्रोवाइड है। मैं बहुत जल्द आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से आपके सामने लेके आऊँगा कि आप इस टेस्ट सीरीज़ में किस किस तरीके, मतलब ये तो एक यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरीके से मैंने आपके लिए 2012 से लेके 2025 तक प्रॉपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको इसी तरीके से मिलेगा, जहाँ पे ईयरली सेक्शनल मिलेंगे आपको एक प्रॉपर फॉर्म में, जिसे बोलते हैं ना एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट मिलेगा। ईयरली सेक्शनल भी दिखेगा आपको, फिर आपको दिखेगा 2012 से 2025 तक माइक्रो सिलेबस का कवरेज होगा। जनरली क्या होता है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी के अंदर स्पीशीज़ वाला सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं साइंस पढ़ लेते हैं, साइंस एंड टेक के अंदर स्पेस भी होता है वो नहीं पढ़ते हैं। जनरली एक आदत होती है कि भैया चलो एक काम करते हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ लिया है, एग्रीकल्चर नाम का कोई एक सिस्टमैटिक फॉर्म पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जो मैंने आपके लिए तैयार किया उसमें आपको एग्रीकल्चर अलग मिलेगा, स्पीशीज़ इन न्यूज़ अलग मिलेगा, प्लेसेस इन न्यूज़ अलग मिलेगा, मैपिंग का अलग, एक सिस्टमैटिक एक PYQ के ऊपर ही मैंने उस चीज़ को तैयार किया आपके लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, अपडेट दूंगा उसके ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है GS पेपर 2 और 3 में रिलेवेंट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बात करता है। सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या था, 2 और 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो होती है वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रिलीज होती है, जिसकी वजह से
एक बार में थाउजेंड्स, मतलब 3,000 लोग तो तुरंत मारे गए वो कहे जाते हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग इससे इन्वर्सली इम्पैक्ट हुए थे। ये सिंपल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो जब इम्पैक्ट हुए तो उनके जो सर्वाइवर्स थे, जो विक्टिम्स थे, उनको काफ़ी कंपनसेशन दिया गया, उनको अलग अलग टाइप के एक बेनिफिशियल स्कीम्स चलाई गई, एक्ट भी बनाया गया, भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। लेकिन अभी तक ये पूरा सेटलमेंट नहीं हो पाया है। जो उसके विक्टिम्स हैं वो क्लेम करते हैं कि भैया जितने भी बोलते हैं ना सर्वाइवर्स हैं, उनके ऊपर सीवियर और लास्टिंग इंजरीज हुई है, और वो जो इंजरीज हुई है उनको गलत तरीके से लेबल कर दिया गया। मतलब उन्होंने इस एक्ट के अंदर एक प्रॉपर एक बोलते हैं ना कैटेगरीज बनाई थी कि किनको माइनर इंजरी हुई है, किनको टेम्पररी डिसेबिलिटी हुई है, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इनके सर्वाइवर से कहना है कि भैया हमें माइनर और टेम्पररी नहीं हुई है, लेकिन हमें इस कैटेगरी में डाल दिया गया है, और इस कैटेगरी में होने की वजह से हमें प्रॉपर बेनिफिट्स या कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भैया हाई कोर्ट को, आप इसको प्रॉपर तरीके से हेयर करो। अगर इनका मिसक्लासिफिकेशन हुआ है और उसकी वजह से इन्हें अंडर कंपनसेशन मिला है, जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था, लाइवलीहुड लॉस हुआ था, तो उसको प्रॉपर रिकम्पनसेट किया जाए। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कह दी। ठीक है, अब देखो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, आपको बता दिया क्या है कैसे है। अगर इसमें कोई एक मेन कॉन्टेक्चुअल टॉपिक है वो है रिक्लासिफिकेशन ना होना ढंग से। ठीक है, अब देखते हैं जो लीगल जर्नी प्रीवियस की थी। अगेन भी सबने, सेंटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया, बहुत ही हॉरिफिक स्केल पे ट्रेजेडी हुई थी, जो इतनी लॉन्ग, आप सोचो 1984 का केस 2025 में चल रहा है। मतलब कितना, आप ये सोच सकते हैं कितना लैग कर रहे हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी में, कितना लैग कर रहे हैं हम लोग लीगल सेंस में। हम 1984 के केसेस को अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लासीफाई किया है कि भैया जो शॉर्टफॉल इन कंपनसेशन है, ये यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन कार्बाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये डाउ केमिकल, भाई साहब जब इनका हुआ तो यूनियन कार्बाइड ने अपना नाम बदल के डाउ केमिकल्स करवा दिया। ठीक है, अब अगेन कोई भी सोचेगा यूनियन कार्बाइड अगर नाम रहेगा तो सबके मन में एक डर बैठा रहेगा, अरे नहीं यार ये तो वही फैक्ट्री है जिसमें इतनी सब प्रॉब्लम हुई थी, तो इन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। बट अब कोर्ट कह रहा है कि अब यूनियन कार्बाइड को जो करना था चलो वो तो कर दिया, लेकिन अब ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो टेक केयर करे, कोई भी कंपनसेशन में कमी ना हो इन लोगों को। ठीक है, इश्यूज मैंने आपको बताया, जो इनकरेक्ट इंजरी क्लासिफिकेशन है उससे उनको फाइनेंशियल एड ना मिल पाना। सोल्यूशन यही है कि आप उनका करेक्ट कैटेगराइजेशन करो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी का हाथ गया हुआ है तो केवल उसी को आप एक सीवियर मानोगे। कभी कभी ऐसा भी हो रखा है कि जो ट्रीटमेंट है वो सीवियरली उनके सेल्स इम्पैक्ट हो चुके हैं, तो उनको अगर माइनर इंजरी में डाल देंगे हम लोग तो प्रॉपर तरीके से जो कंपनसेशन मिलना है वो तो नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डिमांडिंग कि फेयर और जस्ट कंपनसेशन होना चाहिए। और इसका एक और इश्यू है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर ना होना, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं इतने साल बाद भी प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है। वही चीज़ डिमांड होती है। सोल्यूशन क्या है? एक प्रॉपर लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए जितने भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर होते हैं। रिसेंटली एक और आपको हुआ था, जब मैंने आपको समझाया था, आप दिमाग में लाइए, एक आर्टिकल बताया था कि आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री में जब एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से कुछ लेबर्स मर गए थे, और लेबर्स की जो डेथ हुई थी वो उसने हाईलाइट किया किस तरीके से वहाँ पे ओवर वर्किंग एक प्रॉब्लम थी, एक फॉर्मल वर्क का, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का ना होना ये भी एक प्रॉब्लम थी। आप एग्जैक्टली देखिएगा वो आंध्र प्रदेश की घटना है या फिर तमिलनाडु, इन्हीं दोनों में से एक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन तीनों में से एक जहाँ पे फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। और फैक्ट्री कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं थी, इट वॉज वेरी, मतलब बेसिक फॉर्म में उस फैक्ट्री का काम था। ठीक है, बट स्टिल उसमें जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट ने एक अगेन इशू हाईलाइट कर दिया क्या क्या प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही हैं। बट अगेन ये बात हो रही है, ये आर्टिकल ही रिक्लासिफिकेशन के ऊपर था कि किस तरीके से हम लोग अभी भी लैग कर रहे हैं। अब हमें कनेक्ट करना है इस भोपाल गैस विक्टिम की जो क्लासिफिकेशन होता है एक ब्रॉडर फ्लॉज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉल्टी क्लासिफिकेशन केवल भोपाल गैस ट्रेजेडी में नहीं हुआ, क्या और भी कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे एक फॉल्टी क्लासिफिकेशन हो रहा है, हम वो समझते हैं। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उनकी ये रहता है कि हमें मिस क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, किस तरीके से उनको, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं उनको एज अ कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जबकि वो एक मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं।
ठीक है, मतलब मैनुअल स्कैवेंजर्स को इतने पढ़े लिखे स्टडी तो नहीं होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन्हें क्या पता वो किस कैटेगरी में काउंट किए जा रहे हैं। तो जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होते हैं इनके लिए अलग लॉ बने होते हैं। तो अगर इसी कैटेगरी में मैनुअल स्कैवेंजर भी आ जाएंगे तो इनके लिए तो कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर बेनिफिट बनते हैं, तो वो तो नहीं मिल पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है यहाँ पे भी मिस क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। तो आप समझ रहे हैं कैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया तो उसको और ब्रॉडर लेवल पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उससे इम्पैक्ट क्या होता है, डिनाइल होता है रिहैबिलिटेशन का, कंपनसेशन नहीं मिल पाता सही से अगर डेथ हो जाती है, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। रूट कॉज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होना। जो लोकल बॉडीज़ हैं वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहती हैं, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ प्रेशर ऐसा होता है, दे आर लाइक अरे भैया ठीक है कौन सा पढ़ा लिखा है या ये। आप कहीं ना कहीं अभी आई हैव सीन दैट उनको एक टैगलाइन के साथ देखा ये भाई ये नाला साफ करने वाला है, ये इंसान है, वो इंसान है। सोचते हैं इनको पढ़ा लिखे क्या है, एजुकेटेड नहीं है, जो टैग दोगे मान लेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। दे आर हैविंग जीरो, तो उसमें अगर 1 रुपये भी मिल रहा है, भले ही वो 100 रुपये के काबिल हो, तो 1 रुपये में भी वो खुश हो जाएंगे वो। ये ऐसी सिचुएशन है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ब्यूरोक्रेटिक लैप्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जो लोगों को प्रॉब्लम होती है डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैं उनको प्रॉपर बोलते हैं ना, अक्सर क्या होता है उनको उनका एक इनकरेक्ट या डिलेड क्लासिफिकेशन होता है, जिससे उनको रिजर्वेशन का एक्सेस नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर एजुकेशन रिलेटेड बेनिफिट नहीं मिल पाता। अब होता क्या है, जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पार्शली डिसेबल्ड है। क्लासिफिकेशन ही तो हो रहा है ना। अगर किसी, ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ पे 1 करोड़ लोग हैं डिसेबल्ड तो 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ डिसेबिलिटी होगी, नहीं, अलग अलग ग्रुप बना दिया था, भैया पार्शली डिसेबल्ड है, ये कंप्लीटली डिसेबल है, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। तो अक्सर ये जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं इनको पार्शली कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और जब वो बेनिफिट्स मिलते हैं एक्चुअल में अगर ये डिजर्व कर रहे होंगे रिजर्वेशन को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, तो वो नहीं मिल पाता है इनको। तो ये भी हाईलाइट करता है कैसे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम एक ब्रॉडर लेवल पे, ना केवल भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम पे, बल्कि देखिए इसका कोई रिलेशन तो भोपाल गैस ट्रेजेडी से नहीं है, क्या इसका कोई रिलेशन है मैनुअल स्कैवेंजर का। बट इसी से कनेक्टेड आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो सॉलिड वेस्ट है उस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही हैं इंडिया को, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कल भी डिस्कस किया था। आप कल के वीडियो में या पीडीएफ में जाके देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर जो फार्मर सुसाइड कंपनसेशन है, यहाँ पे भी रॉन्ग क्लासिफिकेशन होता है। अगर कोई फार्मर सुसाइड कर लेता है तो उनको सिंपल कहा जाता है भाई साहब ये मर गए। सुसाइड में जो फार्मर को कंपनसेशन मिलता है वो तब मिलता है जब फार्मर के पास लैंड हो। अगर फार्मर के पास लैंड ही नहीं है तो उसको क्लासीफाई ही नहीं किया जाएगा, तो ये कंपनसेशन का डिनाइल। बट आखिरी में मौत तो हुई है ना। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 8000 सुसाइड हुए थे पिछले 5 साल में, लेकिन केवल 50% से भी कम लोग हैं जिनको एज एलिजिबल कहा गया है कि इनको एक एड मिलेगा या इनको कोई बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके नाम कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होते, या टेक्निकल रीजन बोलते हैं कि लैंड कोई विक्टिम के नेम नहीं है, या क्रॉप में कोई डिस्ट्रेस नहीं था, इस वजह से वो फार्मर ने अपने खुद की मेंटल हेल्थ की वजह से अब सुसाइड कर लिया, है ना। अगर एक फार्मर है फिर देखा जाएगा कि भैया इसको देना है कि नहीं देना। तो ये लोग सोचते हैं अक्सर कि चलो यहाँ पे फार्म में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मर को कोई डिस्ट्रेस था नहीं, खेती अच्छी हुई थी फिर भी सुसाइड कर लिया, तब इसको हम क्यों डालें एड के अंदर में। तो ये सारी कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेटिक वैक्यूम को शो करता है, पॉलिटिकल वैक्यूम को शो करता है, और लेजिस्लेटिव लेवल पे किस तरीके से लॉज का प्रॉपर फॉर्मुलेशन ना होना, ये सब चीज़ें शो करता है। ठीक है, चलिए यही सेम चीज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी होता है। जो ट्राइबल, देखिए मैंने इतने सारे क्यों लिखे, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक सवाल आए हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में। आप टेस्ट करेंगे तो आपको मेंस में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल दिखेंगे, तो आपको हर एक कैटेगरी से क्वेश्चन क्या पूछा गया, एग्जाम्पल ही तो पूछा गया। देखिए यहाँ पे टेल विद एग्जाम्पल कहाँ गया, हाँ एक सेकेंड, विद एग्जाम्पल, देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग विद एग्जाम्पल। तो सेम चीज़ यहाँ पे पूछी जा सकती है कि भैया ये अगर प्रॉब्लम है तो उसका आप एग्जाम्पल बताइए। जैसे कल क्वेश्चन था कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास प्रॉब्लम्स कैसे फेस हो रही हैं कि हम लोग अच्छे से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इतने टाइप्स के एग्जाम्पल दे दिए हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या होता है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल्स होते हैं उनके क्लेम्स अक्सर एफआरए में क्या होता है, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है।
एविडेंस होता है कि ये पूरा इनका एंसेस्ट्रल प्रेजेंस है, बट नहीं मिल पाता। उससे क्या होता है, उनका लैंड लॉस हो जाता है, लाइवलीहुड लॉस हो जाता है, और फर्दर वो लोग मार्जिनलाइज हो जाते हैं, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन मैटर क्यों करता है? क्योंकि इससे बेनिफिट का एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है, उनको उतना बेनिफिट मिलता है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन में फॉल्टी और आउटडेटेड क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं देंगे और ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी रहेगी, तो ये चीज़ और ज़्यादा एक्सक्लूड करेगी लोगों को। ठीक है, और अगर ये लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट भी होगा, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में भी होगा, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी हैम्पर होता है, नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, साइंटिफिक, मेडिकल और कम्युनिटी बेस्ड एविडेंस होना चाहिए, पहली चीज़। इंडिपेंडेंट ग्रीवेंसेज रेडरेसल बॉडीज होनी चाहिए, और डेटा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना होगा, ऑडिट हो, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग अच्छे से हो, कि गवर्नमेंट जो कंपनसेशन देती है वो प्रॉपर फॉर्म में मिले, किसी भी इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जो कि एक्चुअल में डिजर्विंग है कि उसे ये बेनिफिट मिलना चाहिए, वो जस्ट बिकॉज क्लासीफाई ना होने के कारण वो बेनिफिट से लैक ना हो या उससे बेनिफिट ना छीना जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बहुत अगेन बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर उतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये चीज़ आपको मैंने पहले ही समझाई थी। हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस बार आपका बिहार में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि 2003 की जो वोटिंग लिस्ट थी उसको रिवाइज़ किया है और कहा है कि हम फ्रेश वोटिंग लिस्ट बनाएंगे, और उसके लिए हर एक वोटर्स की प्रॉपर एक लिस्ट बन रही है, और वोटर से कहा जा रहा है आप अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। जब वोटर्स डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो उसमें उन्होंने आधार कार्ड को मना कर दिया, और वोटिंग कार्ड को, अगर वो वोटिंग कार्ड 2003 के बाद का बना है, तो इन दो चीज़ को इन्होंने मना कर दिया। किसने? इलेक्शन कमीशन ने, कि हम इसको मानेंगे नहीं एज अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। तो इसके बिहाफ पे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन से कि भैया ऐसा है, आधार कार्ड को आप मानिए एज अ वोटिंग डॉक्यूमेंट, क्यों नहीं मान रहे? तो उन्होंने कहा कि भैया आधार कार्ड कोई भी आपका एक सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आधार कार्ड को हम किसी भी तरीके से एक सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट मांग के वोटिंग कार्ड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद चलो सब कुछ अपनी जहाँ पे चल रहा था। अभी रिसेंटली फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ क्या कही, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया आप लोग अपना एक प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप सबमिट करिए, रीसबमिट करिए कि आप सिटीजन हो। मतलब आप ये समझिए आप एक कॉलोनी में रह रहे हो तो आपसे कहा जाए प्रूफ करो आप इंडियन सिटीजन हो, है ना? तो क्या करोगे? आधार कार्ड दिखाओगे, पैन कार्ड देखो, यही सब तो दिखाओगे, कैसे प्रूफ करोगे? तो उसको लेकर के अब क्या हुआ, जितने भी ग्रुप्स थे वो लोग पहुंचे, एफिडेविट डाला कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखिए लोग क्या कर रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है जैसे भी हो रहा है। तो उसी के बिहाफ में अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने सबमिट किया। उन्होंने कहा है कि भैया हमारे पास आर्टिकल 326 के अंडर में पावर है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंडर पावर है कि हम फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड कर सकते हैं वोटर से। ठीक है, और इससे क्यों हम ऐसा करेंगे, जिससे केवल सिटीजन ही वोट डालें, ऐसा ना हो कि कोई और बाहर का इंसान वोट डाले। अब सवाल उठता है ऐसा कर क्यों रहे हैं? या तो इन्हें शक हो कोई बाहर का है, तभी तो हो सकता है, लेकिन अगेन कोई भी ऐसा सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है कि कोई फॉरेन नेशनल बिहार की वोटिंग, मतलब बिहार में कोई फॉरेन नेशनल आके, मतलब पॉइंट ये आता है व्हाट दैट फॉरेन नेशनल वुड डू। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है एक ब्रॉडर लेवल पे क्राइटेरियाज को। और ये चीज़ देखी गई है कि जितने भी 80% जो कंप्लेंट्स हैं जो एफिडेविट में डाली हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ कही गई है कि उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। और जो डुप्लीकेट एंट्री होने की वजह से क्या हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्रीज किस टाइप में होंगी, या तो वो इंसान डिसीज हो चुका है, इंसान मर चुका है, वो वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा सीवियर होंगी। तो सीवियर होने के बाद इसका एक लीगैलिटी कंसर्न निकल के आता है कि लॉ तो बिल्कुल भी मैंडेट नहीं करता है कि सिटीजनशिप टेस्ट लेना होगा जो एग्जिस्टिंग वोटर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया ये जो एग्जिस्टिंग वोटर हैं, इस एग्जिस्टिंग वोटर की लिस्ट ही तो हम रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज करने के लिए बस उनसे हम डॉक्यूमेंट ही तो मान रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग वोटर जो हैं ये लोग, इसमें कोई ऐसे भी हैं जो लोग मर चुके हैं फिर भी उनके बिहाफ पे बैठे हैं, जो ऐसे हैं जो माइग्रेट कर चुके हैं फिर भी उनके बिहाफ पे वोटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक गोस्टिंग हो रही है जिसके बिहाफ पे हमें एक प्रॉपर फॉर्म में रिवीजन करना होगा, इसी वजह से हम सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हाईलाइट क्या करती है आप वो समझिए, इससे इंक्लूसिविटी कंसर्न होता है। अगर देखा जाए तो 53 लाख वोटर्स हैं वो अपने लिस्टेड एड्रेस पे नहीं पाए गए हैं। 7 लाख जो 7 लाख इन्यूमरेशन फॉर्म्स होते हैं वो अभी भी पेंडिंग है
इलेक्शन होने वाला है और कई को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया वो अपनी आईडी दिखा रहे हैं, आधार दिखा रहे हैं, और इससे और मास एक्सक्लूजन की बात आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्रॉडर इम्पैक्ट होगा आगे आने वाले और जो डिफरेंट असेंबली इलेक्शंस होंगे। क्रिटिसिज्म आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, कहीं ना कहीं जैसे आसाम का एनआरसी हुआ था जिसमें लैक्स ऑफ पीपल एक्सक्लूड हुए थे, 1600 करोड़ कॉस्टिंग आई थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 जिसमें एसआईआर क्राइटेरिया को डाला गया था, अभी भी उसका चैलेंज चल रहा है। एसआईआर मतलब अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया है, कभी भी अगर कोई इलेक्शन होगा तो उसमें वोटिंग लिस्ट को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसका वो चल रहा है कि भैया एक बार वोटिंग लिस्ट बन गई तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो बाकी नई वोटिंग लिस्ट बनी है उस नई वोटिंग लिस्ट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर हैं उनको प्रॉब्लम मत दो ना। वो तो ऑलरेडी वोटर जो 2003 में था वो वोटर होगा, या तो मर गया होगा इंसान, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ होगा। लेकिन अभी भी ये चीज़ एक ब्रॉडर लेवल पे इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि ये एक फ्रेश है, बिहार इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं नेशनल पॉलिटिक्स पे भी होगा। देखा जाए तो अभी इंडिया में कोई एनआरसी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये रजिस्टर्ड है सिटीजन का, ठीक है, बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये अभी नहीं है। हम लोग किस पे चलते हैं? सेंसस डेटा पे काम कर रहे हैं। अब सेंसस 2027 में कंडक्ट कराया जाएगा, 4 फेसेस में कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें क्या होगा इस बार सेंसस में, जो आपका सोशल सेंसस भी, जिसे बोलते हैं कास्ट सेंसस भी होगा, जिसमें इंसान की कास्ट भी डिसाइड की जाएगी। डिसाइड मतलब एक कैटेगराइज की जाएगी कौन सी इंसान किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे पॉलिसी अच्छे से बनाई जा पाएगी। क्वेश्चन उठता है सेंसस का क्या बेनिफिट है? सेंसस से पहली बात तो प्रॉपर पॉलिसी बनाई जा सकती है, स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, कितने लोग एग्जैक्टली हैं वो हो सकता है, उससे फाइनेंस का प्रॉपर एलोकेशन किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब इम्पैक्ट अगर देखें इसका क्या होगा, इससे चांसेस ये हैं कि लार्ज स्केल वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाए, मतलब वोटर्स को वोटिंग कार्ड ही ना मिले जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड हैं। इससे पब्लिक डिस्ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ सकता है जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है, और कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी कहा जाएगा। ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन रेस करता है लीगैलिटी पे, ठीक है। किस चीज़ की लीगैलिटी? जो आपकी एसआईआर की एक्सरसाइज होती है। एसआईआर मतलब क्या है? जो वोटिंग लिस्ट रिवाइज होती है उस पर क्वेश्चन खड़ा करेगा, भैया क्या ये लीगल है? क्या आप ऐसे आके हमसे पूछ सकते हो कि हमारी सिटीजनशिप क्या है? क्या इसकी नेसेसिटी या इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कि क्या आपका ये करना हमारे जो हार्मनी है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा? आप खुद सोच के देखो, आप चल रहे हो, आपसे बोला जा रहा है दिखाओ भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, थोड़ा सा अजीब, इट साउंड्स बिट वियर्ड। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उसमें डिसहार्मनी ना क्रिएट हो, ठीक है। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।